हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और आज अपन लेकर आए हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जिसका नाम है मानव के सामान्य रोग। तो बेटे आप देखिएगा कि मानव में कौन कौन से सामान्य रोग होते हैं और ये किस कारणों से फैलते हैं, स्वास्थ्य क्या है, किस किस प्रकार के रोग कारक मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में अपन को आज जानना है। और ये तो आपको बता बेटे कि हेल्थ इज वेल्थ है, यानी अगर हेल्थ है तो वेल्थ बनेगी, वरना हेल्थ नहीं है तो वेल्थ भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जीवन के सबसे हमारा अमूल्य अगर कोई धन है तो ये धन हमारा स्वास्थ्य है। पैसा आना है जाना है बेटे, आते जाते रहते, लेकिन स्वास्थ्य हमारा सही रहना चाहिए। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना कि पढ़ाई के साथ साथ इसमें आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, किन किन जो है क्या कहते हैं रोग कारकों से हम बचेंगे, या कैसे बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ये सारी चीजों का वर्णन अपन इस अध्याय के अंदर करेंगे। तो बेटे ध्यान रखना कि ये मानव के रोग। अब आप थोड़ा ध्यान से सुने, सबसे पहले रोग पढ़ने से पहले स्वास्थ्य क्या है ना, ये आपको जानकारी लेना है। भाई स्वास्थ्य भी तो है। तो बेटे आज अगर मैं स्वस्थ हूं तो मैं आपको पढ़ाने आया हूं। अगर मेरा कोई बॉडी पार्ट या मेरी कोई शरीर की क्रिया असामान्य हो जाती तो फिर मैं आपको पढ़ाने नहीं आता, यानी मैं अस्वस्थ हो जाता। तो ये ध्यान रखिए बेटे कि जब अगर हमारी सामाजिक, मानसिक और जो है शारीरिक अगर ये स्थिति हमारी समान है या सामान्य है तो हम स्वस्थ हैं। देखो बेटे केवल शारीरिक रूप से ही सही होना स्वास्थ्य नहीं है। अगर तुम शारीरिक रूप से तो बढ़िया हट्टे कट्टे हो लेकिन गली मोहल्ले के तुम्हें गालियां बकते हो तो बेटे ऐसा स्वास्थ्य भी किस काम का। तो हमारी सामाजिक मान सम्मान भी होना चाहिए। आप शारीरिक रूप से सही हो लेकिन बेटे दिमागी रूप से पागल हो तो भी आप सही स्वास्थ्य वाले नहीं हो। तो याद रखना 3 पॉइंट को, यानी शरीर की मानसिक अवस्था, शरीर की शारीरिक अवस्था, शरीर की सामाजिक अवस्था। अगर ये तीनों अवस्थाएं वेल बीइंग है या सामान्य है तो समझ लो अपन स्वस्थ है। और बेटे अगर अपन स्वस्थ होंगे तो अपन ज्यादा वर्क करेंगे, ज्यादा वर्क करेंगे तो फिर हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। तो स्वास्थ्य क्या है कि जब हमारे शरीर की सामाजिक और शारीरिक और मानसिक अवस्था सही है तो फिर इसे आप क्या कहोगे, स्वास्थ्य कहोगे। लेकिन स्वास्थ्य के बाद में बेटे रोग क्या होते हैं। अब आ जाइएगा रोग पर। तो रोग क्या है कि शरीर की जो असामान्य अवस्था है या हमारे शरीर के भीतर जो बेटे कई प्रकार के सिस्टम होते हैं, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, मैं आप सुन रहे हो, या बेटे जहां पाचन तंत्र है या श्वसन तंत्र है या परिसंचरण तंत्र है। अगर बाय द वे सपोज करो कि हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो गया तो बेटे दिन भर आना जाना लगा रहेगा, या हमारा श्वसन तंत्र गड़बड़ हो गया तो दिन भर खांसी खांसी आकर अपन जो है क्या कहते हैं मतलब खांसी आती रहेगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी। किसी का परिसंचरण तंत्र गड़बड़ हो गया तो हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाएगी। किसी का उत्सर्जन तंत्र गड़बड़ हो गया तो किडनी फेल होने की संभावना हो जाएगी। किसी का तंत्रिका तंत्र गड़बड़ हो गया तो बेटे पागल होने की संभावना हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमारे शरीर का कोई अंग, कोई कोशिका या तंत्र अगर यह असामान्य रूप से कार्य करने लग जाए या यह असामान्य हो जाए तो उसी अवस्था को अपन रोग कहते हैं। बेटे रोग को मैं आपको 2 भागों में डिस्क्राइब करूंगा। एक तो जन्मजात रोग होंगे और एक अर्जित रोग होंगे। जन्मजात जो होंगे बेटे जन्म से ही साथ आएंगे, और जो अर्जित होंगे वह जन्म के बाद उत्पन्न होंगे। और ये जो अर्जित रोग होंगे बेटे, यह अर्जित रोग 2 प्रकार के होंगे। एक रोग तो इसमें क्या होगा, यानी संक्रामक होगा, और एक असंक्रामक होगा। तो आइए अपन बेटे इन रोगों के बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ बेटे, तो यहां पर इससे पहले मैं आपको समरी बता देता हूं। बेटे सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिएगा कि रोग क्या है। तो रोग को सबसे पहले अपन 2 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। सबसे पहला रोग तो होगा जन्मजात रोग, एक रोग तो ये होगा, और दूसरा रोग होगा बेटे यानी इसे आप कहोगे
अर्जित रोग। तो यहां पर अपन रोग को दो श्रेणी में बांटेंगे, एक तो जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात का माने बेटे यानी ये रोग जो है यह जन्म से ही साथ आएगा या जन्म से ही उत्पन्न रोग, जन्म से ही उत्पन्न। और अर्जित का माने होगा बेटे यानी जन्म के बाद उत्पन्न, जन्म के बाद उत्पन्न। तो ये ध्यान रखो कि रोग को बेटे अपन दो भागों में बांटेंगे, एक तो जन्मजात रोग और एक अर्जित रोग। जन्मजात वह रोग होता है जो जन्म से ही साथ आता है, और अर्जित यानी एक्वायर्ड वह रोग होता है बेटे जो जन्म के बाद उत्पन्न होता है। ये जो जन्मजात रोग है इसमें अगर आप देखें तो जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बेटे ये भी जन्मजात रोग है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करोगे आप, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस है ना। फिनाइल कीटोन यूरिया है, फिनाइल कीटोन यूरिया, ऐसे कई सारे रोग होते बेटे जो जन्म से ही साथ आते हैं। तो इन्हें आनुवांशिक रोग भी कहते हैं और इन्हें जन्मजात रोग भी कहते हैं। अब आ जाइएगा अर्जित रोग। तो अर्जित का क्या माने होता है बेटे, प्राप्त करना होता है। तो जब जन्म हो जाता है और जन्म के बाद में बेटे कोई रोग अगर उत्पन्न होता है तो उसे अपन अर्जित रोग कहते हैं, यानी ये जन्मजात नहीं होता। अब ये दो प्रकार का रोग होता है बेटे, यानी इसको दो भागों में बांटेंगे, एक तो संक्रामक होगा, आगे भी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, और एक होगा यहां पर असंक्रामक। असंक्रामक ये याद रखना, एक तो संक्रामक होगा और एक असंक्रामक होगा। ये संक्रामक जो रोग होगा ये होगा बेटे किसी न किसी पैथोजन के द्वारा या रोग कारक के द्वारा। तो ये याद रखना ये होगा किसी पैथोजन, पैथोजन के द्वारा। अब बेटे पैथोजन के आधार पर ये 4-5 प्रकार का होता है, जैसे जीवाणु जनित रोग होगा, वायरस जनित रोग होगा, या फिर बेटे कवक जनित रोग होगा या कृमि जनित होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बेटे इन्फेक्शियस जो डिजीज है ये होगा किसी पैथोजन के द्वारा, और ये वाला जो संक्रामक रोग है ये होगा भोजन की कमी या अधिकता से। एक तो ये याद कर लेना बेटे, भोजन की कमी या अधिकता से। अब यहां पर ये समझना कि जो संक्रामक रोग है ये रोग बेटे किसी वाहक के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, तो इसको संक्रमण कहते हैं। तो संक्रमण के माध्यम से जितने भी रोग होते हैं उन्हें संक्रामक यानी कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। अब इसमें जो पैथोजन के आधार पर ये बेटे 4-5 प्रकार का होता है, जैसे जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग और साथ में कृमि जनित रोग। लेकिन बेटे जब आप संक्रामक पर असंक्रामक पर आएंगे, नॉन इन्फेक्शियस, तो ये बीमारी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी, यानी ये असंक्रामक है। अब ये कैसे होगी, तो बेटे ध्यान रखना, जो व्यक्ति भोजन ठीक से नहीं करेगा, जिसके भोजन में पोषक तत्वों की कमी होगी या पोषक तत्वों की अधिकता होगी, तो बेटे उसी में यह रोग होगा। जैसे मान लो 10 चपातियां मैं रोज खाता हूं, तो बेटे मोटा मैं होऊंगा, ऐसा नहीं कि चपातियां तो 10 मैं खाऊंगा और मेरा पड़ोसी मोटा हो जाएगा। यानी जो है क्या कहते हैं, और अगर भोजन मैं नहीं करूंगा तो बेटे मैं कुपोषण का शिकार होऊंगा, ना कि मेरा पड़ोसी होगा। तो कहने का मतलब आपको यह याद करना है कि भोजन की कमी या अधिकता से भी असंक्रामक रोग होते हैं, या फिर हमारे शरीर का कोई अंग, अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो उस वजह से भी बेटे ये रोग होता है। अब जिस व्यक्ति की किडनी खराब होगी तो किडनी फेल उसी व्यक्ति में होगी, ऐसा नहीं है किडनी खराब एक व्यक्ति में हो रही है और जो है क्या कहते हैं पेट में दर्द दूसरे व्यक्ति को हो रहा है। तो बेटे यहां पर एक तो भोजन की कमी या अधिकता से जो रोग होते हैं वह भी असंक्रामक होते हैं, और एक जो कि शरीर के किसी अंग की असामान्य क्रिया से जो रोग होते हैं ये भी बेटे असंक्रामक होते हैं। तो ये तो मैंने एक ब्रीफ दे दिया बेटे। अब यहां पर जो मैंने आपको मैटर दिया है बच्चों, ये टोटल एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग है, वो सारे के सारे पैटर्न आपको यहां पर, तो एक एक पॉइंट आपको याद करते हुए चलना है। टोटल एनसीईआरटी पैटर्न है, तो देखिएगा इसके अंदर। शुरू करते हैं बच्चों अपन यहां पर। ओके, तो यहां हमारे पास में है यानी परिचय।
परिचय। तो परिचय में सबसे पहला अपन लेंगे बेटे हेल्थ, यानी हेल्थ क्या है? तो वैसे तो याद करना हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य है तो धन है, वरना स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो ऐसा धन कमा के भी क्या करेंगे? तो याद रखना बेटे कि हेल्थ इज वेल्थ होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि यहां पर स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है? तो यहां पर आप देखिएगा कि लंबे समय से, यहां आप देखो बेटे लंबे समय से स्वास्थ्य को शरीर और मन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे, शरीर और मन की ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें शरीर का तरल संतुलन बना रहता है, यानी शरीर और मन। क्योंकि बेटे वो कहना कि अगर शरीर बाय द वे स्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ नहीं है, कहना आप तो मेरा मन नहीं लग रहा, भाई शरीर तो अट्टा कट्टा है लेकिन मन नहीं लग रहा, मतलब मन की स्थिति उसकी सही नहीं है। तो मैंने आपको शुरुआत में 3 पॉइंट बताए थे ना, यानी शरीर की एक तो शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, ये तीनों अवस्थाओं का सही होना जरूरी है, तब जाकर अपन उसको सही स्वास्थ्य मानेंगे। शरीर हमारा सही है, शारीरिक अवस्था हमारी सही है, लेकिन बेटे मानसिक रूप से टेंशन में है, मानसिक रूप से पागल है, तो भी बेटे अपन स्वस्थ नहीं मान सकते। ठीक है, हमारी शारीरिक अवस्था भी सही है, हमारी मानसिक अवस्था भी सही है, लेकिन बेटे समाज में अगर हमारी इज्जत नहीं है, जब बाहर निकलेंगे तो कोई हमें गालियां देगा या कोई हमारी तरफ देखेगा नहीं, हमारा बाइकाट करेगा, तो बताओ बेटे क्या ये अवस्था भी हमारी सही होगी? नहीं होगी। तो फिर हमारी सामाजिक अवस्था का भी सही होना जरूरी है। तो देखो कि शरीर की एक तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये 3 अवस्थाएं अगर सही है तो उसे अपन स्वास्थ्य कहते हैं। अब यहां क्या दे रखा है कि शरीर तथा मन की ऐसी स्थिति जिसमें शरीर के तरल का संतुलन बना रहे, यानी बेटे शरीर का तरल क्या है? जैसे ब्लड है ना। अब ब्लड का फ्लो अगर कंटिन्यू बना है तो अपन जिंदा हैं, क्योंकि ब्लड हमारे जीवन की नदी है, ये याद रखना। क्योंकि बेटे उस नदी के माध्यम से गैसेस होती है, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ये सारे के सारे तरल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो याद रखना बच्चों कि हमारे शरीर में मन और शरीर की ये जो तरल अवस्था है, ये इसका संतुलन बना रहे तो फिर अपन कहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य सही है। आगे बढ़ते हैं तो बायोलॉजी के आधार पर एक तो तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्त्रावी तंत्र। अंतःस्त्रावी, ये ध्यान रखना बेटे, अंतःस्त्रावी तंत्र। अंतःस्त्रावी तंत्र हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है और प्रतिरक्षा तंत्र हमें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। अब देखो बेटे 3 तंत्र आए आपके सामने, एक तो तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्त्रावी तंत्र। बेटे आपको मैं बता दूं ये दोनों के दोनों तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को समन्वय बनाए रखने के लिए, यानी दोनों को समन्वय तंत्र कहा जाता है, इंटीग्रेटिव सिस्टम कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र हमारी जैविक क्रियाओं पर तीव्र गति से नियंत्रण रखता है, अंतःस्त्रावी तंत्र बेटे स्लो गति से नियंत्रण रखता है। फिर भी याद रखना है कि शरीर की जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण और समन्वय रखने वाले 2 तंत्र होते हैं, एक तो बेटे होगा यानी तंत्रिका तंत्र और एक होगा यहां पर अंतःस्त्रावी तंत्र। और ये दोनों तंत्र किसे प्रभावित करते हैं? हमारे इम्यूनी सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, हमारे पुलिस स्टेशन को। क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र बेटा एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से हम कई सारे रोगाणुओं को नष्ट करते हैं और हम स्वस्थ बने रहते हैं। तो जितने भी चोर हमारे भीतर घुसते हैं ना, तो ये पुलिस स्टेशन है प्रतिरक्षा तंत्र, उन चोरों को पकड़ पकड़ के बेटे मारते हैं या बाहर निकाल देते हैं। तो उसी तरह से ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये हमें विभिन्न रोगों से बचाने वाला तंत्र है। जैसे कोई जीवाणु अंदर आ गया, कोई वायरस अंदर आ गया, कोई प्रोटोजोआ अंदर आ गया, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पहले उनको बेटे डिफीट करता है, उनको मारता है। लेकिन अगर वो ज्यादा तादाद में आ जाते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र फिर उन्हें नहीं मार पाता और अपन बीमार पड़ जाते हैं। तो याद रखो
कि हमारा तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये दोनों ऐसे तंत्र हैं जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, और इन दोनों तंत्रों से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होगा। और प्रतिरक्षा तंत्र जो है वह क्या करता है बेटे, यह हमारे शरीर को क्या बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है। तो याद रखना दूसरा टॉपिक क्या है कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये बेटे हमारे शरीर के दो मुख्य तंत्र है जो मैं आपको कह चुका हूं कि ये शरीर की जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, और इन दोनों तंत्रों के माध्यम से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। और ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा यानी हमारी रक्षा करने वाला प्रतिरक्षा तंत्र जो हमें स्वस्थ बनाए रखता है, या हमारे भीतर प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को, वायरसों को, प्रोटोजोआ को नष्ट करता है। तो यह आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद में देखो, मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। यह भी बिल्कुल सही कहा है बेटे, मन और मानसिक अवस्था। मैं कहता हूं अगर किसी व्यक्ति को हमें बीमार पटकना है या किसी को अपन को बेटे बीमार उसको करना है, कोई मत करो, चार दोस्त मिल जाओ, चारों दोस्त अलग अलग चौराहे पर खड़े हो जाओ। अब आपको पता है आपका दोस्त वहां से निकलेगा, तो बेटे आपको क्या करना है कि आपका तो प्लान है कि इसको बीमार करना है, तो देखो वो शारीरिक रूप से सही होगा, लेकिन बेटे मानसिक रूप से वो बीमार कैसे पड़ता है कि जैसे आपको पहली बार एक दोस्त पहले चौराहे पे मिला और आपने उससे कहा, अरे यार भैया क्या है आज तेरा जो है क्या कहते कैसे ढीला ढीला लग रहा है, तो वो आपसे याद है क्या क्या, अबे कहा हूं मैं तो स्वस्थ हूं। लेकिन फिर वो अगले चौराहे पर जाएगा और दूसरा दोस्त उससे वही जवाब कहेगा, यार क्या हुआ तुझे आज, आज कैसे तू जो है क्या कहते बिल्कुल ढीला लग रहा है, तो याद हो क्या, अरे यार कहां हूं, सही तो हूं। ठीक है, टोन बदल गए बेटे। अगले चौराहे पर जाएगा, तीसरा दोस्त जब उसे कहेगा, अरे यार तेरी तबीयत को क्या हुआ, कैसे आज तू जो है क्या कहते बहुत ही लूज लग रहा है, तो फिर क्या, अरे यार कहां हूं मैं, सही तो हूं। लेकिन जब चौथा व्यक्ति पूछेगा तो बेटे वो बीमार, यानी ऐसा लगेगा कि अब वो बीमार पड़ गया। तो कहने का मतलब यहां मन की स्थिति है। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आप दिन भर बेटे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जिस दिन आपका पढ़ाई में मन नहीं करेगा तो अब आज तो मन नहीं कर रहा, मतलब शरीर आपका सही है, शरीर में कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन मन में गड़बड़ हो गई, तो बेटे याद रखना कि यहां पर मन और मानसिक अवस्था भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। अगर हमारा मन सही रहेगा या हमारी मन की स्थिति सही रहेगी तो बेटे अपन स्वस्थ रहेंगे। तो याद रखना कि बेटे लंबे समय से एक तो शरीर और मन की स्थिति जिससे शरीर का तरल संतुलित बना रहता है, यह भी स्वास्थ्य है। और बायोलॉजी के आधार पर तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र ये दोनों प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं, और यह प्रतिरक्षा तंत्र हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। उसके बाद में बेटे मन और मानसिक अवस्था, यह याद रखना, मन और मानसिक अवस्था यह हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। तो एक तो यह आपको याद रखना है। आगे अपन देखते हैं कि बेटे स्वास्थ्य क्या है, यानी स्वास्थ्य रोग के अनुपस्थितियां, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक, ये ध्यान रखना बेटे, ये हेल्थ की डेफिनेशन है कि ऐसा नहीं है कि रोग की अनुपस्थिति या याद करना बेटे कि वैसे तो सिंपल कह सकते हो यार रोग क्या है या जो है हेल्थ क्या है, तो हेल्थ आप क्या कहोगे, रोग की अनुपस्थिति यानी एब्सेंस ऑफ द डिजीज, उसी को रोग कहेंगे, मतलब हेल्थ कहेंगे। लेकिन नहीं, हेल्थ रोग की अनुपस्थिति नहीं है। जैसे मान लो बेटे अपन में कोई रोग नहीं है, लेकिन अगर कोई टेंशन हो जाए, है ना, मन की स्थिति सही नहीं हो, तो भी बेटे हमारा स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब जो हेल्थ है वह केवल रोग की अनुपस्थिति ही नहीं है। तो रोग की अनुपस्थिति या फिर मैंने क्या कहा था कि शरीर की मानसिक, शारीरिक और साथ में जो है शारीरिक और सामाजिक, ये तीनों अवस्थाएं अगर सही होगी तो उस अवस्था को आप क्या कह सकते हो, स्वास्थ्य कह सकते हो। तो देखो बेटे, यानी स्वास्थ्य की डेफिनेशन या तो रोग की अनुपस्थिति या फिर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये 3 पॉइंट याद रखना है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक की सही अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। सही अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे डेफिनेशन पूछे व्हाट इज द हेल्थ, तो आप क्या जवाब देंगे कि एब्सेंस ऑफ डिजीज आल्सो नोन एज द हेल्थ। यस, बट बेटे
केवल रोग की अनुपस्थिति होना ही स्वास्थ्य नहीं होगी। मैंने आपसे क्या कहा कि ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बेटे अगर मन की स्थिति सही नहीं है या हमारी सामाजिक स्थिति सही नहीं है ना, सामाजिक का माने मान लो अपन का किसी ने बहिष्कार कर दिया समाज से, तो क्या अपन सही रह पाएंगे बेटे? नहीं रह पाएंगे। जिस मोहल्ले से निकलेंगे है ना, उसी में अपन शर्म महसूस करेंगे। तो सामाजिक स्थिति भी सही होना चाहिए, मानसिक स्थिति भी सही होना चाहिए, और साथ में शारीरिक तो होना ही चाहिए। अगर शरीर ही नहीं है तो भी काय का मन काय का समाज, याद रखना। तो सबसे पहले तो शारीरिक स्थिति सही हो, फिर हमारे मन की स्थिति सही हो, और मन के बाद में हमारी सामाजिक स्थिति भी सही हो। तो बेटे क्या है स्वास्थ्य? अगेन रिपीट कर रहा हूं कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक की सही अवस्था ही स्वास्थ्य है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक की सही अवस्था को हेल्थ कहते हैं, यानी स्वास्थ्य कहते हैं। जब लोग स्वस्थ होते हैं, यह भी याद रखना, आज बेटे मान लो मैं स्वस्थ हूं तो मैं काम ज्यादा करूंगा, और जब काम ज्यादा करूंगा बेटे तो फिर जो है क्या कहते हैं उतना ही ज्यादा बेनिफिट भी होगा। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं तो बेटे उनमें कार्य क्षमता ज्यादा होती है, और जब कार्य क्षमता ज्यादा होती है तो बेटे जिस कार्य को वो करते हैं उनमें उत्पादकता ज्यादा होती है। यह भी याद रखना। तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति वहां के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। किसी भी फैक्ट्री की बेटे उत्पादकता उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। किसी भी कोचिंग की जो है बेटे क्या कहते हैं उपलब्धि, या किसी कोचिंग की जो वृद्धि है वह भी उसमें पढ़ाने वाले टीचरों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। जैसे कोई मान लो कोचिंग है, अब टीचर है बेटे एक दिन पढ़ा रहा है 10 दिन भी बीमार, फिर एक दिन पढ़ा रहा है फिर 10 दिन बीमार, तो बेटे क्या कोर्स पूरा करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बेटे अगर स्वास्थ्य सही है तो कार्य क्षमता ज्यादा, कार्य क्षमता ज्यादा तो उत्पादकता ज्यादा, और उत्पादकता ज्यादा तो बेटा आर्थिक लाभ भी ज्यादा होगा, और इस स्वास्थ्य की वजह से बच्चों की मृत्यु दर में कमी आएगी। अगर मान लो बूढ़े व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा है तो मात्र मृत्यु दर में कमी आएगी। तो कहने का मतलब अगर स्वास्थ्य है तो उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी। तो देखो बच्चों कि जब लोग स्वस्थ होते हैं तो उनमें काम अधिक करते हैं, और काम अधिक करेंगे तो क्या बढ़ेगी? उत्पादकता में वृद्धि होगी, और जिससे उसकी आर्थिक संपन्नता भी बढ़ेगी। तो सीधा सा पॉइंट है बेटे, अगर स्वास्थ्य है, जब लोग स्वस्थ होते हैं तो क्या होगा बेटे? स्वस्थ होते हैं तो उनकी कार्य क्षमता ज्यादा रहेगी, कार्य क्षमता ज्यादा रहेगी तो बेटे जिस कार्य को वो करेंगे उनकी उत्पादकता ज्यादा रहेगी, और जब उत्पादकता ज्यादा बढ़ जाएगी तो उनमें आर्थिक संपन्नता भी आ जाएगी। तो याद रखना बेटे कि लोग स्वस्थ होते हैं तो काम अधिक करेंगे, और काम अधिक करेंगे तो उत्पादकता में वृद्धि, और उसकी आर्थिक संपन्नता भी ज्यादा होगी। ये सारे के सारे टॉपिक बेटे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, याद करना है। ये कोई मैं मेरी मर्जी से नहीं बता रहा आपको, ये सारी लाइनें एनसीईआरटी की है, तो वो आपको एक एक लाइन आपको याद रखनी है। और बेटे जब यहां पर उत्पादकता बढ़ जाएगी, आर्थिक संपन्नता बढ़ जाएगी, तो फिर बेटे ध्यान रखना अगर स्वास्थ्य है तो शिशु दर और जो है मातृ है मृत्यु दर में कमी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये स्वास्थ्य है। थोड़ा और आगे बढ़े बेटे अपन स्वास्थ्य पे। हाँ, तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अब यह भी ध्यान रखना कि ठीक है भाई, हम तो चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, सवेरे उठते ही यही भगवान जिसे मांगेंगे स्वास्थ्य अच्छा हो, हम बीमार ना पड़े, लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है ना। अगर आप मान लेते हैं ठीक है, आपने मन बना लिया मैं तो स्वस्थ रहूंगा, लेकिन बेटे आप गंदा पानी पी रहे हैं, आप 2-2 दिन तक खाना नहीं खा रहे हैं, है ना, आप अपने स्वास्थ्य का, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो क्या बेटे सोचने से ही आप स्वस्थ रह सकते हो? तो जवाब होगा नहीं रह सकते। तो फिर आपको क्या क्या करना चाहिए? तो स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक तो बेटे संतुलित आहार चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। ध्यान रखना बैलेंस ही क्यों वर्ड आया, ना तो ज्यादा ना कम। ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, कम खाओगे तो पतले हो जाओगे। तो ज्यादा खाना ओवर न्यूट्रिशन, कम खाना मेल न्यूट्रिशन। तो बेटे बैलेंस में ही खाना पड़ता है। तो एक तो संतुलित आहार होना चाहिए, उसमें सारे पोषक तत्व होना चाहिए, है ना। उसके अलावा
फिर व्यक्तिगत स्वच्छता, इसके अलावा बेटे व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी अगर आप खाना भी अच्छा खा रहे हैं लेकिन बेटे आप अपने स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे, है ना, गंदे हाथों से आप खाना खा रहे हो, है ना, उसके अलावा आपके आसपास में जो है कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो बेटे फिर भी हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रह सकता। तो संतुलित आहार के साथ साथ क्या चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता भी चाहिए। ऐसा नहीं है सर्दी आ रही है 8 दिन के 8 दिन नहाएंगे, है ना, तो फिर ध्यान रखना बेटे व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रहेगी, है ना, ये ध्यान रखना। तो हमें संतुलित आहार के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता भी चाहिए, हमारे शरीर को हमें स्वच्छ बनाकर रखना चाहिए। उसके बाद में बेटे नियमित व्यायाम होना चाहिए, यानी ठीक है साहब खाना भी खा लिया, है ना, अपने आप को स्वच्छ भी बना लिया, लेकिन हम तो खाना खा के बेड पर लेटेंगे साहब, घूमेंगे नहीं, है ना, 10-10 रोटियां खाएंगे लेकिन सवेरे शाम कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो याद रखना बेटे, यानी इंक्रीज द 9 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी, इंक्रीज द 1 ग्राम ऑफ फैट इन आवर बॉडी, यानी अगर हमारे शरीर में 9 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा अगर संचित होती है तो वह हमारे शरीर में 1 ग्राम वसा को बढ़ा देती है, और जब वसा लगातार बढ़ती जाएगी बेटे तो मोटापा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप संतुलित खाओ, बिल्कुल सही, ना ज्यादा खाओ ना कम खाओ, उसके अलावा अपने आप को स्वच्छ बनाए रखो, और साथ में नियमित बेटे एक्सरसाइज भी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि अपन खाए जाए, है ना, और खाए जाए बाय द वे, तो फिर क्या होगा कि हम मोटे हो जाए। तो बेटे एक बार क्या हुआ कि एक मोटा व्यक्ति था, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आज तुझे जो है कुछ भी फास्ट फूड वगैरह नहीं दिया जाएगा, केवल दाल चावल पर तुझे निर्भर रहना पड़ेगा। अब मोटा व्यक्ति ने सोचा कि यार अब तो जी के क्या करना है, जब खाना ही इसने मना कर दिया डॉक्टर ने, अब तो मरते हैं। तो वह बेटे मकान की छत पर जाता है, उसका मकान भीड़ भाड़ वाले इलाके पर होता है, वहां से नीचे कूद जाता है गली में, 4 मर जाते हैं लेकिन वो फिर बच जाता है। कैसे मरे, जिसके ऊपर वो गिरा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बेटे बहुत से व्यक्ति खाने के लिए जीते हैं और बहुत से जीने के लिए खाते हैं। ठीक है, कैसा भी करो लेकिन खाओ बेटे संतुलित से खाओ, उसके अलावा स्वच्छ रहो और साथ में नियमित व्यायाम भी करो, ताकि जो एनर्जी हमें उस भोजन से मिली है वह हमारे शरीर में कंज्यूम हो जाए। तो क्या क्या चाहिए बेटे, हमें संतुलित आहार चाहिए, है ना, व्यक्तिगत स्वच्छता चाहिए और नियमित व्यायाम चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो याद रखना बेटे, स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित व्यायाम और महत्वपूर्ण होता है। फिर आगे बढ़े अपन, तो बेटे यहां पर आप देखिएगा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए प्राचीन काल में ही योग का अभ्यास किया जाता है, योग का अभ्यास किया जाता है। यानी आप रामदेव जी को तो जानते हो बेटे, योगा योगा होगा, योगा होगा, तो बिल्कुल सही है बेटे, उनकी वजह से आज कितने योग करते हैं। तो यहां पर हमारे देश में क्या है कि बेटे जो है क्या कहते हैं, योगाभ्यास किया जाता है। आंखों का भी योगाभ्यास होता है ना, कपाल भारती होता है, कई सारे ऐसे ऐसे योग होते हैं जिसके आधार पर अपन कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो यहां पर प्राचीन काल से ही बेटे हमारे देश में किसका अभ्यास किया जाता था, योग का अभ्यास किया जाता था। भाई देखिएगा बेटे, जिम वगैरह ठीक है, तो अभी आ गई, मशीनें आ गई, लेकिन पुराने जमाने में तो कोई जिम वगैरह नहीं था, तो कैसे एक्सरसाइज करेंगे। तो फिर हमारे देश में बेटे योग किए जाते थे, और आज योग पूरे वर्ल्ड में फेमस है बेटे, ध्यान रखना। तो जिसको अपन ध्यान भी कहेंगे, योग भी कहेंगे। तो फिर स्वस्थ प्राचीन काल से ही मानसिक अवस्था को पाने के लिए हमें योग का अभ्यास किया जा रहा है। तो यह भी आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको रोग से बचने के लिए क्या क्या करना है, तो रोग से बचने के लिए बेटे टीकाकरण अपन को करना है ना, रोग वाहकों पर नियंत्रण रखना है, भोजन तथा पानी की स्वच्छता को अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। यानी एक तो टीकाकरण,
रोग वाहकों पर नियंत्रण और भोजन तथा पानी के लिए स्वच्छता, यानी भोजन और पानी स्वच्छता को लिए हमारे शरीर के लिए ये आवश्यक होते हैं। तो देखो अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यक होते हैं। तो अगर हमें गुड हेल्थ चाहिए, तो गुड हेल्थ चाहिए तो बेटे अच्छा पानी, अच्छा भोजन भी चाहिए और स्वच्छ चाहिए। साथ में जो है वाहकों पर नियंत्रण भी चाहिए, यानी हम जहां पर रह रहे हैं, सपोज करो बेटे वहां पर बहुत ज्यादा मक्खी मच्छर हैं, जहां खाना खा रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा मक्खियां हैं, है ना, तो क्या फिर अपन स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो सबसे पहले तो वैक्सीनेशन करवाओ। वैक्सीनेशन से बेटे हमें एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाती है किसी भी बीमारी से, है ना, किसी भी बीमारी से एक तरह से हमें उसकी रोकथाम का एक मोहर लग जाती है कि अब हमें ये बीमारी नहीं होगी। तो एक तो टीकाकरण होना चाहिए। उसके अलावा बेटे रोग वाहकों पर नियंत्रण, यानी मलेरिया किससे होता है? बोलो जल्दी जवाब दो। तो आप क्या कहोगे? मादा एनाफिलीज से होता है। बेटे गलत जवाब है, मादा एनाफिलीज से मलेरिया नहीं होता है। ध्यान रखना, आप किसी से क्वेश्चन पूछना कि बेटे व्हाट इज द कॉज ऑफ द मलेरिया, या मलेरिया किससे होता है, तो अधिकतर 90% आपको क्या जवाब मिलेगा कि मादा एनाफिलीज से होता है। जवाब गलत है बच्चों, याद रखना, क्योंकि मादा एनाफिलीज एक वाहक है, एक वेक्टर है जो कि किसी उस रोग कारक को एक व्यक्ति से उठा करके दूसरे व्यक्ति में डालती है। तो मादा एनाफिलीज जो है केवल फैलाने का काम करती है। मलेरिया जो होता है उसका जो कोज है वो प्लाज्मोडियम है ना, वाइवेक्स की फॉर्म में है, फेल्सीपेरम की फॉर्म में है। तो मलेरिया जो होता है ये किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। लेकिन फैलता किससे बच्चों? तो ये मादा एनाफिलीज से। तो अब अगर अपन इस रोग फैलाने वाली मादा एनाफिलीज पर नियंत्रण कर लें तो फिर बेटे ये मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या है कि रोग वाहकों पर नियंत्रण भी जरूरी है। उसके बाद में बेटे भोजन तथा पानी की स्वच्छता, यानी जो भोजन हमें मिल रहा है, जिस मेस का तुम खाना खाते हो वो मेस अपनी कितनी स्वच्छ बनाए रखता है अपने आप को, तो ये भी देखा करो कि बेटे ध्यान रखना भोजन और पानी की जो स्वच्छता है यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो क्या क्या आवश्यक है बच्चों स्वास्थ्य के लिए? तो एक तो टीकाकरण आवश्यक है, वैक्सीनेशन, रोग वाहकों पर नियंत्रण ये आवश्यक है, और साथ में पानी और भोजन की जो स्वच्छता है ये आवश्यक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और देख लें बेटे, यानी अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता चाहिए, नियमित व्यायाम चाहिए। हमारे भारत देश में शारीरिक और मानसिक स्वच्छता को पाने के लिए, ये ध्यान रखना बेटे, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता को पाने के लिए प्राचीन काल से ही योगों का अभ्यास किया जाता है, योग किया जाता है, जिससे कई सारी बीमारियां दूर होती है। उसके बाद में बेटे टीकाकरण भी है, रोग वाहकों पर नियंत्रण भी है, और साथ में पानी और भोजन की स्वच्छता भी है। ये तीनों भी बेटे ध्यान रखना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। टीकाकरण तो याद है कि अगर बीमारी है तो बेटे पहले से वैक्सीनेशन कर दिया जाता है, और पहले से वैक्सीनेशन करने पर क्या होगा कि जो है कई बीमारियां बेटे नहीं हो, जैसे भी कोरोना चला था, कोरोना वैक्सीन अपन सबने लगवाई है बेटे। तो टीकाकरण बचपन से कई सारे टीके आते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों से हमें बचाते हैं। उसके बाद में रोग वाहकों पर नियंत्रण, जैसे मैंने आपसे कहा मलेरिया, तो मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। तो अगर अपन मादा एनाफिलीज पर कंट्रोल कर लें तो मलेरिया पर भी कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि उस प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का जो कार्य करते हैं ना बेटे, वह करती है कौन? यानी फीमेल एनाफिलीज। तो इस पर कंट्रोल का, ऐसे कई सारे एडिस मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है ना, मक्खियां हैं, हाउस फ्लाई वगैरह है, ये बेटे रोग कारकों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाती है। तो अगर इन रोग वाहकों पर कंट्रोल कर लिया जाए तो भी अपन स्वस्थ बने रह सकते हैं। और लास्ट में होगा बेटे पानी और भोजन की स्वच्छता, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये भी आपको स्वास्थ्य के बारे में याद रखनी है। उसके बाद में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला प्रभावित करने वाला कारक है आनुवांशिक विकार, क्योंकि बेटे अगर मेंटली डिस्टर्ब है ना, कोई आनुवांशिकी अगर बाय उसके अंदर ऐसा सिंड्रोम है तो बेटे एक व्यक्ति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा।
तो एक तो प्रभावित करने वाला कारक है आनुवांशिक विकार, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती है बच्चों जो जन्मजात होती है, और वह जन्मजात होती है तो जन्म के साथ ही आती है बेटे। उसके बाद में फिर जो है क्या कहते हैं, वह अगर इलाज नहीं हुआ तो फिर वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। तो पहला प्रभावित करने वाला कारक रहेगा आपका आनुवांशिक विकार। दूसरा कारक है बेटे इन्फेक्शन यानी संक्रमण। संक्रमण, तो संक्रमण क्या है कि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, कि कई सारे पैथोजन हैं, जैसे जीवाणु है, वायरस है ना, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं हमारे पास में कवक है या कृमि है, ऐसे कई सारे पैथोजन होते हैं जो हमारे शरीर को संक्रमित करते हैं, और संक्रमित करने के बाद में बेटे अपन रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो संक्रमण भी प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। और लास्ट में क्या है, जीवन शैली। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटे अगर हमारी जीवन शैली सही नहीं है ना, आप 1 बजे तो जो है सो रहे हो, उधर 10 बजे उठ रहे हो, तो बेटे कहीं ना कहीं हमारा शरीर कमजोर होगा, है ना। तो टाइम पे सो और उधर टाइम पे उठो, डेली एक्सरसाइज करो। तो बेटे हमारी जीवन शैली भी डिपेंड करती है कि हम कितने स्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक तो बेटे आनुवांशिक विकार होगा, यानी ऐसे विकार या ऐसे डिजीज जो बेटे जन्म से ही साथ आती है, तो यह भी प्रभावित करेगी। दूसरा है संक्रमण। तो आपको पता है कि अधिकतर जो रोग होता है वो संक्रमण के कारण होता है ना। जैसे मान लेते हैं मादा एनाफिलीज ने काटा तो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर संक्रमित हो गया, या कोई जो है बेटे जीवाणु हमारे अंदर आ गया, या कोई वायरस आ गया। आने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई जो है क्या कहते हैं किसी वाहक के द्वारा आ सकता है, या बेटे किसी भोजन या किसी वस्तु के थ्रू हमारे भीतर आ सकता है। तो संक्रमण है ना, संक्रमण भी बेटे प्रभावित करने वाले कारकों में एक मुख्य कारक है। उसके बाद में आता है जीवन शैली। तो बेटे मैंने आपसे क्या कहा कि स्वास्थ्य के लिए जीवन शैली का सही तरीका जरूरी है। अगर हमारे जीवन की जो रूटीन है, जो डेली रूटीन है बेटे, अगर ये डिस्टर्ब रहेगा तो फिर हम ज्यादा स्वस्थ नहीं रहेंगे। जैसे मान लेते हैं आपने एक दिन तो रात भर पढ़ाई कर ली, है ना, रात भर पढ़ाई कर ली, लेकिन बेटे आप सवेरे उठे तो आपका सिर भारी हो गया, आपको दिन में नींद के झोंके आने लगे, यानी आपने आपका रूटीन वर्क बिगाड़ लिया। तो रूटीन वर्क वो होना चाहिए कि इधर आप जल्दी सोइए, उधर सवेरे जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिएगा, है ना, भोजन वगैरह सही लीजिएगा, टाइम टू टाइम आपको भोजन लेने की जरूरत है। तो इसको जीवन शैली कहते हैं। तो स्वास्थ्य पर जीवन शैली का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हमारे स्वास्थ्य की या हमारे जीवन की जीवन शैली सही है बेटे, हमारे शरीर का जो रूटीन वर्क वो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल अगर अपन टाइम टू टाइम भोजन लेते हैं, है ना, टाइम टू टाइम नींद लेते हैं, टाइम टू टाइम अपन एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर बेटे आप जो है ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। बशर्ते जो टाइम पर सोता नहीं है, जो टाइम पर भोजन नहीं लेता, और जो कभी एक्सरसाइज तो वह जानता ही नहीं है, तो बेटे उनकी तुलना में जो है क्या कहते हैं टाइम पर भोजन लेने वाले, टाइम पर सोने वाले, एक्सरसाइज योगा करने वाले, ये व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ होते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारकों में आनुवांशिक विकार, संक्रमण और जीवन शैली। आगे बढ़ते हैं बेटे, अपन आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आते हैं अब रोग, यानी ये डिजीज क्या है, ये रोग क्या है। तो बेटे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रोग क्या है, कि जब व्यक्ति का शरीर का कोई अंग, ये ध्यान रखना बेटे, मैंने आपको शुरू में समझाया था कि बीमारी क्या है। तो बीमारी का मतलब यह है कि जब शरीर का कोई सिस्टम, कोई अंग अगर सामान्य कार्य नहीं कर रहा है, उसी अवस्था को अपन रोग कर देंगे। जैसे आप बेटे ये वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल आप स्वस्थ हो, आप देख रहे हो, है ना, लेकिन अगर आपका सिर दर्द कर रहा हो या कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो आप ये नहीं देख पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे शरीर के सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन अगर बिल्कुल वेल डन काम कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं, ये ध्यान रखना, कोई बीमारी नहीं। लेकिन अगर हमारे शरीर के किसी अंग में कोई असामान्य क्रिया हो जाए, जिसकी वजह से बेटे कई सारे लक्षण उत्पन्न हो जाए, तो फिर उस अवस्था को अपन रोग कहेंगे। और फिर रोग को बेटे मैंने आपको 2 भागों में डिवाइडेड किया था, एक तो जन्मजात होता है और एक अर्जित होता है। तो आप देख लीजिएगा, यानी जब शरीर का कोई अंग, ये ध्यान रखना बेटे, शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र, तो जब शरीर का कोई अंग
या फिर अंग तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है तथा इसके कारण विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं तो यह अवस्था रोग कहलाती है। तो क्या कहा बेटे मैंने आपसे कि यहां पर जब शरीर का कोई अंग या कोई अंग तंत्र यानी कोई ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये तो बेटे याद रखना ऑर्गन एंड ये होगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम अगर कार्य ठीक से कार्य नहीं करता है और कई लक्षण प्रकट होते हैं तो यह अवस्था रोग है। जिसमें मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा, लूज मोशन हो गए तो बेटे आना जाना ही लगा रहेगा ना, फिर गए फिर आए फिर गए फिर आए, है ना, तो यह गड़बड़ हो जाती है। तो याद रखना क्या कहा, किसे कहेंगे रोग, जब शरीर की, या फिर वन वर्ड में याद करो आप तो सीधा सा याद करना, द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द डिजीज, यानी शरीर की असामान्य क्रिया या शरीर का जो है असामान्य रूटीन जिससे अपन सही वर्क नहीं कर पा रहे हैं वही अवस्था है रोग। तो बेटे एक बात देख ले अपन कि जब हमारे शरीर का कोई अंग या हमारे शरीर का कोई अंग तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर रहा और उस वजह से शरीर में कई सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही है ना, नींद नहीं आ रही है, बदन दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, ये सब क्या है, ये उन अंगों की असामान्य क्रिया से उत्पन्न होने वाले लक्षण है बेटे। तो यही अवस्था क्या होती है, रोग होती है। तो क्या है रोग, अच्छा पहले स्वास्थ्य याद हो गया। स्वास्थ्य क्या है कि शरीर की सामाजिक मानसिक और शारीरिक सही अवस्था को अपन स्वास्थ्य कहते हैं। लेकिन रोग क्या है कि शरीर के किसी अंग की असामान्य क्रिया जिससे विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं, यह अवस्था बेटे रोग कहलाती है। यहां तक क्लियर। और रोग को दो समूह में बांटा है, रोग को दो समूह में बांटा है। तो यहां पर बेटे दो समूह में, इसमें पहला समूह जो आएगा वो होगा जन्मजात, जन्मजात, और दूसरा जो समूह होगा यह समूह होगा बेटे अर्जित रोग। जन्मजात रोग, जन्मजात रोग ये याद रखना बेटे, और एक होगा अर्जित रोग। तो जन्मजात रोग यानी जन्म से ही उत्पन्न, ये याद रखना बेटे, ये क्या होंगे जन्मजात रोग, ये जन्म से ही उत्पन्न होंगे। और जो अर्जित होंगे ये आपको याद रखना है जन्म के बाद उत्पन्न, जन्म के बाद उत्पन्न, जन्म के बाद उत्पन्न, जन्म के बाद उत्पन्न। तो ये आपको याद रखना है कि यहां पर रोगों की दो समूह में बांटा है बेटे। तो एक समूह तो होगा जन्मजात रोग और एक समूह होगा अर्जित। जन्मजात को बेटे इनेट डिजीज भी कहते हैं या इन्हें कॉन्जेंशियल डिजीज भी कहते हैं, है ना। तो ये जन्मजात का मतलब क्या है, जो जन्म से ही साथ आएंगे। अब कई सारे आनुवांशिक रोग होते हैं जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांतरता है, रतौंधी है ना, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोन यूरिया है। ये ऐसे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। दूसरा रोग है बेटे एक्वायर्ड डिजीज, जन्मजात रोग यानी जन्मजात, यानी जन्मजात रोग या अब है अर्जित। तो अर्जित का माने प्राप्त करना। तो ये जो रोग होंगे ये जन्म के बाद उत्पन्न होंगे, है ना, जन्म के बाद उत्पन्न होंगे। तो बेटे ये जन्म के बाद उत्पन्न होने वाले, और ये भी दो प्रकार के होंगे, यानी अर्जित रोग के दो प्रकार होंगे। तो पहला प्रकार होगा बेटे संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज। ये किसके टाइप्स हैं, ये बेटे अर्जित के टाइप्स हैं, ये ध्यान रखना, यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो इसको मैं यहां पर स्मॉल ए ले लेता हूं बेटे, है ना, स्मॉल ए, और ये है यहां पर हमारे पास में स्मॉल बी। तो अर्जित के दो पार्ट हैं, एक तो संक्रामक और एक होगा असंक्रामक। सीधा सा पॉइंट है कि संक्रामक क्या है कि बेटे ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा किसी वाहक के द्वारा, तो इस रोग में संक्रमण का खतरा बना रहेगा। तो ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। बेटे किसे कहोगे संक्रामक रोग, जो रोग किसी वाहक के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो
तो उन्हें तो संक्रामक रोग कहते हैं। और ये रोग बेटे वायरस जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित, कृमि जनित आदि होंगे। लेकिन दूसरा है हमारे पास में असंक्रामक, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी बेटे ये जो रोग होंगे ये किसी वाहक के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेंगे। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि जो व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करेगा उसी के ये रोग होगा, जो व्यक्ति ज्यादा खाएगा तो वही मोटा होगा। तो ये रोग होते हैं असंक्रामक। तो एक बार रिपीट करें कि बेटे डिजीज के दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट जन्मजात, दूसरा पार्ट अर्जित। जन्मजात में बेटे जन्म से ही साथ आएंगे, है ना, ये ध्यान रखना, जन्म से ही साथ आएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाएंगे। और अर्जित जो होंगे वो जन्म के बाद उत्पन्न होंगे और इनकी दो श्रेणियां होगी, एक तो संक्रामक और एक असंक्रामक। अब संक्रामक में क्या होगा कि ये किसी वाहक के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेंगे। जैसे मान लेते हैं आज अपने रूम में बेटे दो रूम पार्टनर है, अब एक रूम पार्टनर को मलेरिया हो गया या हमारे घर में किसी को मलेरिया हो गया तो कुछ दिन बाद में नाना मामा या भाई बहन वगैरह सब बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा हो रहा है बेटे संक्रामक की वजह से, क्योंकि मादा एनाफिलीज एक रोगी व्यक्ति को बाइट करके वह किसी व्यक्ति को भी फिर बाइट करती है, तो वह प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचा रही है। तो ऐसे रोग जो किसी वाहक के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं तो ऐसे रोगों को कहते हैं संक्रामक रोग। ये तो क्लियर। अब इसमें अपन 4-5 तरह के रोग पढ़ेंगे, जीवाणु जनित, वायरस जनित, कृमि जनित और प्रोटोजोआ जनित। दूसरा रोग है बेटे वो है असंक्रामक। तो असंक्रामक यानी यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं, संचरित नहीं होते हैं। यानी ये ऐसे रोग होंगे बेटे जो या तो भोजन की कमी या अधिकता से होगा। अब देखो कि मान लेते मैंने आपसे कहा जो ज्यादा खाएगा वह मोटा होगा, जो कम खाएगा वही पतला होगा। यानी ऐसा तो नहीं है कि बेटे 10 चपाती तो मैं खाऊं और मेरा रूम पार्टनर मोटा हो जाए, या बेटे मैं खाना कम खाऊं मेरा रूम पार्टनर वो पतला हो जाए, ऐसा नहीं है। जो यहां पर भोजन ज्यादा लेगा या कम लेगा उसका प्रभाव उसी पर पड़े। एक कारण तो ये याद रखना, भोजन की कमी या अधिकता से। दूसरा है बेटे अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग असामान्य कार्य कर रहा है तो जिस व्यक्ति का अंग असामान्य कार्य करेगा उसी व्यक्ति को बेटे जो है वह रोग होगा, तो किसी अंग की असामान्य क्रिया से। तो इस तरह से ये दो प्रकार के होंगे, एक तो संक्रामक जो ये रोग किसी वाहक की सहायता से, है ना, वाहक की सहायता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है। दूसरा दे रखा है असंक्रामक रोग, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं कि बेटे ये कितने टाइप्स के होंगे। तो यह रोग भोजन की कमी, अब ये कौन सा रोग है बेटे, यानी यह है अर्जित रोग। यह रोग भोजन की कमी या अधिकता, तो ये हमारे पास में असंक्रामक, असंक्रामक रोग। ये जो डेफिनेशन आपको यहां पर दी जा रही है ये डेफिनेशन बेटे असंक्रामक रोग की है। असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, जैसा मैंने आपको बताया असंक्रामक रोग। तो ये जो असंक्रामक, तो यह रोग भोजन की कमी या अधिकता या शरीर के किसी अंग की असामान्य क्रिया द्वारा होते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। ये असंक्रामक रोग हैं जो भोजन की कमी और भोजन की अधिकता या फिर शरीर के किसी अंग की असामान्य क्रिया द्वारा होंगे, जैसे विटामिनोसिस यानी विटामिन की कमी या अधिकता से होने वाले। तो जिस व्यक्ति में विटामिन की कमी होगी उसी व्यक्ति में बेटे ये रोग होगा। दूसरा है ओवर न्यूट्रिशन, जो ज्यादा खाएगा, यानी इसको कहेंगे अपन ओवर न्यूट्रिशन, यानी बेटे अति पोषण, यानी इसको कहा जाएगा अति पोषण। तो जो ज्यादा खाएगा वही बेटे मोटा होगा। या फिर मेल न्यूट्रिशन, इसको यहां पर कहोगे यानी कुपोषण। कुपोषण, कैंसर है, हार्ट अटैक है, या फिर तो बेटे कैंसर है, हार्ट अटैक है या किडनी फेल है, तो ये सारे के सारे कौन से रोग है? असंक्रामक। ये असंक्रामक है। तो असंक्रामक में देख लो कि यह रोग भोजन की कमी या अधिकता से या शरीर के किसी अंग की असामान्य क्रिया द्वारा होते हैं, जैसे विटामिनोसिस, विटामिन की कमी या अधिकता से होने वाले रोग। उसके अलावा बेटे ओवर न्यूट्रिशन यानी अति पोषण, ज्यादा खाना,
क्योंकि मैंने आपने कहा ना बैलेंस होना चाहिए बेटे, बैलेंस डाइट, बैलेंस होना चाहिए। तो फिर यहां पर ये है ओवर न्यूट्रिशन यानी अति पोषण। उसके अलावा बेटे यहां पर है मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, कैंसर, हार्ट अटैक और किडनी फेल। ये सारे के सारे असंक्रामक रोग हैं। ओके बच्चों, तो ये आज अपन ने असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा, इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया और इसकी डिटेल अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो बेटे मोशन मंच की ओर से आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से पढ़ना बेटे, क्योंकि डिजीज है, डिजीज पढ़ रहे हैं अपन, तो ये डिजीज होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और साथ में जो है हेल्थ क्या है, ये अपन ने इसमें अपने इंट्रोडक्शन लिया। ओके बेटे, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।